Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. And in this video we are going to discuss the questions of PYQ that is already came. So the question is from the pediatrics topic. Okay, so start with the question. That is, the first is, a child present with high fever, drooling of saliva, agitation and spontaneous cough. Which of the following is most likely diagnosis? A. Croup, B. bronchial asthma, C. epiglottitis and D is pneumonia. Okay, so देखो सिंपल है, इन्होंने क्या बोला है कि चाइल्ड को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा है, एजिटेशन है, स्पॉन्टेनियस कफ है. सो इफ यू हैव टेकन माय क्लास ऑन लाइक क्रूप एंड एपिग्लोटाइटिस, सो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चंस. ठीक है, सो इन दैट देयर इज नो ब्रोंकियल अस्थमा, नो न्यूमोनिया. वेरी सिंपल, बिकॉज इन ब्रोंकियल अस्थमा देयर इज सम वीजिंग एंड ऑल आपको दिखेगा बेसिकली, एंड इन न्यूमोनिया में फीवर तो होगा बट उसके साथ साथ आपको टकीकार्डिया वगैरह भी दिखेगा. सो दे आर नॉट सेइंग अबाउट दैट. सो बी एंड डी तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर. या तो क्रूप होगा या तो एपिग्लोटाइटिस होगा. सो क्रूप, यू नो क्रूप क्या है बेसिकली? दैट इज द वायरल इन्फेक्शन बेसिकली ऑफ द अपर एयर एंड इट कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइक द वोकल कॉर्ड अराउंड द एपिग्लोटिस, है ना. सो अराउंड द ट्रेकिया एंड द वोकल कॉर्ड में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज माइल्ड फीवर होगा, बहुत माइल्ड फीवर होगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, सो माइल्ड फीवर होगा. ठीक है, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बार्किंग कफ आपको यहाँ पे दिखेगा. ग्रुप में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? कफ मिलेगा, कफ होगा बेबी को एंड बार्किंग काइंड ऑफ कफ होगा. बट एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? यू नो वेरी वेल. एपिग्लोटिस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैप लाइक कार्टिलेज कवरिंग होता है ऑन द एपिग्लोटिस पे. सो इसका स्वेलिंग हो गया. सो एपिग्लोटिस की स्वेलिंग हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रेकिया को ये कंप्लीट क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा. यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेकिया कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा. सो कंप्लीटली एयरवे ब्लॉक हो सकता है. ठीक है ना. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या होगा? चाइल्ड कांट स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो जो भी सलाइवा एंड ऑल होगा वो क्या होगा? ड्रूल होने लग जाएगा. ठीक है, प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ना आपको हाई ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे दे आर सेइंग कि ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा. सो ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा विल नॉट इन क्रूप में, तो ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा नहीं होता है. ठीक है, प्लस एजिटेशन है, तो चलो एजिटेशन तो क्रूप में भी हो सकता है, एंड एपिग्लोटाइटिस में तो बहुत ही ज्यादा एजिटेशन होगा क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा पर एयरवे ब्लॉक हो गया, तो इनिशियल में चाइल्ड तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड होगा, रेस्टलेस होगा. ठीक है ना, तो एजिटेशन तो होगा. एंड स्पॉन्टेनियस कफ, सो दे आर सेइंग स्पॉन्टेनियस कफ. सो इन बेसिकली इन एपिग्लोटाइटिस कफ इज बेसिकली सप्रेस हो जाता है, कफ इज वेरी वेरी माइल्ड या फिर अब्सेंस कफ होता है, एंड साउंड भी कैसा होता है? बेसिकली मफल लाइक हॉट पोटैटो काइंड ऑफ साउंड हो जाता है. बट इन क्रूप में क्या होता है? बार्किंग कफ होता है. बट one thing that is eliminating from the croup, that is the drooling of saliva. So drooling of saliva and high fever, this both are saying about the epiglottitis. So epiglottitis में basically आपको 3 Ds देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है. that is dysphagia होगा, and because of dysphagia there is drooling of saliva, and of course there is distress, है ना. डिस्ट्रेस या फिर चाइल्ड क्या होगा? एजिटेटेड होगा. सो ये 3 Ds होता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इन एपिग्लोटाइटिस नेवर इंस्पेक्ट थ्रोट विथ टंग प्रेशर बिकॉज इट कैन एलिसिट द कंडीशन बेबी को और ज्यादा वर्स कर सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली द करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिग्लोटाइटिस, एंड इट कैन लीड टू हाई ग्रेड फीवर, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, एजिटेशन एंड स्पॉन्टेनियस कफ हो सकता है. ठीक है, सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस या प्रोबेबल डायग्नोसिस इज एपिग्लोटाइटिस, एंड एपिग्लोटाइटिस इज द इमरजेंसी कंडीशन. यू हैव टू एक्ट immediately. Very very important. In croup you can give like mist, cold mist, आप humidifier आप बेबी को दे सकते हो. ठीक है ना. बट इन दैट इन एपिग्लोटाइटिस देयर इज इमरजेंसी कंडीशन. यू हैव टू ट्रीट इमीडिएटली. यू हैव टू you have to send the child to the emergency immediately. Very very important. ठीक है. Okay, so this is the question. Moving to the next question, that is, a student nurse assigned a child is 2 days post peltoplasty. Which action is most appropriate to ensure safe post operative care? A. Oral examination with tongue depressure. B. taking oral temperature. C. giving pacifier. D. administering IV opioids. तो देखो यहाँ पे भी ना हमारा एलिमिनेशन टेक्निक यूज होगा.
that is move the odd one. whenever you finding four options में अगर तीन options आपको थोड़ा सिमिलर लगता है, so you have to move the odd one and वही odd one क्या होगा, आपका आंसर होगा. so move the odd one. तो देखो कैसे odd one मूव करना है. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि पैलेटोप्लास्टी हुआ, that is the क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर हुआ है. क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर, इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको. मतलब इफ यू आर गोइंग टू गिविंग दिस नॉर्सेट एग्जाम, यू मस्ट नो अबाउट द पैलेटोप्लास्टी, है ना. सो आप कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़ोगे कि क्या सर्जरी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है. तो जस्ट सिंपल कि पैलेटोप्लास्टी इट मीन्स द क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर हुआ है. सो क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर हुआ है एंड यू नो वेरी वेल कि अगर किसी भी पार्ट में कोई सर्जरी होती है तो वहाँ पे हमें स्ट्रेनिंग देना नहीं होता है, वहाँ पे हमें स्ट्रेनिंग देना नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रेस देना नहीं होता है, वहाँ पे प्रेशर देना नहीं होता है. बिकॉज ऑफकोर्स सर्जरी हुई है तो वहाँ पे सूचरिंग हुई होगी, तो सूचरिंग को हमें लाइक प्रिजर्व रखना है ना. सूचर पे आप स्ट्रेस दोगे, सूचर क्या हो सकता है, लाइक आउट हो सकता है, मूव हो सकता है, ओपन हो सकता है. तो पैलेटोप्लास्टी हुआ है एंड इट जस्ट 2 days ही हुआ है ना. 2 days दे आर सेइंग 2 days ही हुआ है. सो पैलेटोप्लास्टी यानी मुंह के अंदर ही होता है, इतना तो पता ही होगा आपको. तो इफ यू आर टेकिंग ओरल एग्जामिनेशन विथ टंग डिप्रेशर, तो अगर आप टंग डिप्रेशर से ओरल एग्जामिनेशन करते हो तो यहाँ पे जो सूचर से वहाँ पे प्रेशर लग सकता है, तो ऑफ कोर्स वो भी नहीं करना में है, तो ठीक है ये नहीं करेंगे. बी टेकिंग ओरल टेम्परेचर, अगेन दे आर सीइंग द सेम थिंग कि अगर आप ओरल टेम्परेचर लोगे तो यू हैव टू पुट द थर्मामीटर इन द ओरल कैविटी. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी क्या हो सकता है, सूचर साइड पे प्रेशर लग सकता है ना, प्रेशर लग सकता है, या फिर टच तो एटलीस्ट होगा ना, तो वो भी नहीं हमें करना. ठीक है, ये भी सेम चीज पूछ रहा है, तो ये भी हमारा लाइक सेम थिंग हो गया. सी इज सेइंग गिविंग अ पेसिफायर, अगेन अगर आप पेसिफायर दोगे, मुंह में बच्चा अगर पेसिफायर लेगा तो वो सक करेगा, तो ऑफकोर्स प्रेशर लगेगा, कहाँ पे स्ट्रेच होगा, वो जो सूचर साइड है वो स्ट्रेच होगा. तो मतलब तीनों ऑप्शंस इज लाइक सिमिलर काइंड है ना. ए भी वही चीज बोल रहा है, बी भी वही चीज बोल रहा है, थर्ड भी वही चीज बोल रहा है कि तीनों में बेसिकली क्या लग रहा है, सूचर साइड पे प्रेशर लग रहा है. तो यानी ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता. तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस सेज ऑप्शंस क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. एडमिनिस्ट्रिंग आईवी ऑपियोइड्स, तो हो सकता है हमें आईवी ऑपियोइड्स देना होगा बिकॉज चाइल्ड को पेन हो रहा होगा, तो हमें चाइल्ड को थोड़ा रिलैक्स करना है एंड ऑल्सो चाइल्ड थोड़ा रोए ना, क्राई ना करे, बिकॉज क्राई करेगा तो अगेन प्रेशर लगेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट हम चाइल्ड को ऑपियोइड्स देके थोड़ा सा रिलैक्स करा सकते हैं. तो डी हो सकता है आंसर, है ना. तो वैसे भी आपने एबीसी एलिमिनेट कर दिया, तो ऑफकोर्स बचा हुआ ऑप्शन ही करेक्ट होगा. एंड इन लाइक one thing you have to remember कि in the medical things में नथिंग इज 100% लाइक सेफ. मतलब आप खुद ही सोचो, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो, सो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को आप बोल सकते हो कि हाँ ये तो आपको 100% इफेक्टिव होगा. अगर पेशेंट पूछते हैं ना कि इस ट्रीटमेंट को देने से क्या मेरा पेशेंट एकदम क्योर हो जाएगा, यू नेवर सेड कि 100%, यू ऑलवेज सेड कि हाँ 98%, 99%, 90% आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा. there is always like 0.1, 1%, 2%, 3% whatever there is risk, है ना. तो रिस्क तो हर जगह है and there is no any treatment जो कि आपको 100% क्योर देगा. ठीक है. सो वैसे ही हमें ऑप्शंस बेसिकली ना एग्जाम में हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है. सो वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट वन, क्योंकि इनमें से हो सकता है कि वो जो हम करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करें वो ऐसा नहीं कि वो 100% होगा कि हाँ यही चीजें हमें हमेशा देनी है. इट इज समथिंग कि ये 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शंस अप्रोप्रिएट है, ये ऑप्शंस करेक्ट है in these 4 options. ठीक है. and same in this questions, if you don't know anything about the palatoplasty but you just simple use your common sense and आपको A भी बोल रहा है कि हाँ पे भी यही हो रहा है, B भी वही चीज हो रहा है, C भी वही हो रहा है कि बेसिकली जो सूचर है वहाँ पे स्ट्रेस तो हो रहा है. तो A भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, B भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, C भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम. तो A B C तो वैसे भी ऑप्शन होने नहीं है, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, D इज द करेक्ट. Why I am telling you that, so that you can use your guessing technique during exam, because in 100 question, let's suppose talking about the pre-exam, in 100 questions nobody knows about all 100 questions, nobody's, I can definitely say. So basically जो बहुत लोग 70 to 80 क्वेश्चन जानेंगे, बट जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं उसमें से हमें 10 एटलीस्ट हम कर सकते हैं ना, 10 छोड़ सकते हैं, 10 तो कर सकते हैं. सो 10 को हमें कैसे करना है, ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज द गेसिंग टेक्निक. बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी कैन अटेम्प्ट दिस 10 क्वेश्चन. सो the chances of selection
कैन इंक्रीज, है ना, एंड दैट्स कॉल्ड लक, कि हमारा लक काम कर गया. सो लक काम कर गया, इट मीन्स यू हैव टू यूज सम कॉमन सेंस एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स लक तो लक है जो कि हमें गॉड देते हैं. ठीक है, बस ठीक है. सो ये हो गया हमारा डी करेक्ट आंसर. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इन अ चाइल्ड विथ एक्यूट डायरिया. वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. एक्यूट डायरिया हुआ चाइल्ड को, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस डिस्टर्बेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन. तो देखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी, तो देखो बी एंड सी तो वैसे भी गलत हो गया, बिकॉज डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, हमेशा मेटाबॉलिक ही होगा. एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो, मेटाबॉलिक होगा, रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा. तो बी एंड सी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया. एंड यू नो वेरी वेल डायरिया, एक हमारा डायरिया टर्म है, एक हमारा वॉमिटिंग है. सो यू नो डायरिया में किस चीज का लॉस होगा? बाइकार्बोनेट का लॉस होगा ना. बाइकार्बोनेट का लॉस होगा थ्रू द जीआई सिस्टम. तो जो जीआई में क्या बचेगा? ऑफ कोर्स एसिड बचेगा. सो इट कैन लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो इन डायरिया यू विल फाइंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एंड इन वॉमिटिंग क्या हो रहा है जी, जो हमारा स्टमक से जो एसिड है H+ वो क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. तो H+ रिमूव हो रहा है, तो H+ रिमूव होगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एल्कलोसिस होगा. सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा. ठीक है. सो इन डायरिया यू विल फाइंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंड इन डायरिया you will find metabolic acidosis, and in vomiting you will find metabolic alkalosis. Very simple. So answer क्या है? A is the correct answer. Very simple. Okay. Moving to the next questions, that is a 4-year-old child with acute severe malnutrition is admitted to the pediatric ward. Okay, so सैम का child है, वो ward में admit हुआ है. On arrival the child is lethargic. Very very important. And underweight. Underweight तो of course होगा, because सैम का child है तो underweight तो होना ही होना है. The most important thing is lethargic भी है. ठीक है. What should be the priority initial nursing assessment? तो इनिशियल आप क्या करोगे? जैसे ही वो चाइल्ड आया है, सैम का चाइल्ड आया है विथ लेथार्जिक एंड अंडरवेट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इमीडिएटली. बी, करेक्ट अनीमिया विथ आयरन सप्लीमेंटेशन. सी, prevent and treat hypoglycemia and hypothermia. And D, start antibiotics for infection control. So they are saying the priority initial nursing assessment. So देखो, जैसे ही वो child सैम का child आया है, तो क्या आप खुद सोचो, when you are giving the macro और micro nutrients या फिर iron supplementation जैसे ही दोगे, ऐसा तो नहीं है कि child का iron स्टोरेज हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा. आपने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया तो एकदम से चाइल्ड बेस्ट हो जाएगा. इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स, है ना. सी इज सेइंग prevent and treat hypoglycemia and hypothermia. And you are seeing in the questions that is the child is lethargic. हो सकता है कि child lethargic हो सकता है because of hypoglycemia. Hypoglycemia की वजह से child lethargic हो सकता है, child को convulsions हो सकते हैं, child को seizures आ सकते हैं, हो सकता है ना. So hypoglycemia हो सकता है, and of course हाइपोग्लिसीमिया या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकता है. तो फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि आप चाइल्ड जैसे ही आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोगे, या फिर आप अनीमिया को ट्रीट करने लग जाओगे विद आयरन सप्लीमेंटेशन, या फिर आप क्या करोगे? प्रिवेंट एंड ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथर्मिया, एंड डी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल. सो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे? सबसे पहले you will prevent and treat hypoglycemia, because this is something very very important. child lethargic है तो आप सबसे पहले hypoglycemia and hypothermia को prevent करोगे, and then of course आपको macro and micronutrients देना है, iron folic supplementation देना है, and अगर child को infection है तो you can give antibiotics. ठीक है ना. सो आंसर क्या होगा? C is the राइट आंसर. ठीक है. सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है. मतलब आप जितना भी पढ़ लो चीजें, बट यू नो अबाउट द सैम, यू नो अबाउट द सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यू नो अबाउट द लेथार्जी कब कब हो सकता है. सो यू हैव टू यूज दैट कॉमन सेंस, यू हैव टू यूज दैट नॉलेज इन दिस क्वेश्चन, है ना. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू कि प्रैक्टिस एमसीक्यू, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे ना, व्हेन यू प्रैक्टिस एमसीक्यू यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा, ये जो मैंने नॉलेज लिया, हाउ आई कैन यूज दैट नॉलेज, है ना. अगर आप चीजें को पढ़ के चले गए, आप जस्ट सैम पढ़ के चले गए, सो ड्यूरिंग एग्जाम यू विल नॉट एबल टू यूज दैट नॉलेज ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना. सो यू हैव टू लर्न दैट एबिलिटीज. इट्स नॉट द काइंड ऑफ कि मिरेकल्स उस दिन आपके साथ हो जाएगा, जादू हो जाएगा. यू हैव टू लर्न दैट क्या बोलते हैं, एबिलिटीज. यू हैव टू लर्न दैट थिंग्स. सो इसलिए practicing MCQ is something very very important. So these days बहुत कम टाइम बचा है, you know very well. So you have to focus most mainly on revision,
प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स सपोज आपने रिवीजन कर लिया है मल्टीपल टाइम्स, यू हैव रिवाइज ऑल द थिंग्स लाइक एंड यू नो एवरीथिंग, है ना, आप चीजों को पढ़ रहे हैं, आपको पता चला कि हाँ आई एम एबल टू रिकॉल। सो यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। ठीक है ना, बट लेट्स सपोज अगर आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं हुआ है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चंस, सो आपको रिवीजन का ज्यादा टाइम देना चाहिए एंड प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू को थोड़ा सा कम देना चाहिए। सो लाइक दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको पूरा दिन रिवीजन करते रहना है या फिर पूरा दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करते रहना है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू शुड डू, व्हाट द डेफिशिएंसी इन यू, कि आपका रिवीजन में लाइक कमी है या फिर आप पे एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग में कमी है, क्या चीज में कमी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है and you have to maintain the balance. Okay, so that is something very very important. Moving to the next questions, that is a 3-year-old child with nephrotic syndrome, you know nephrotic syndrome very well. Okay, so is receiving steroid therapy. इसका basically drug of choice, then drug of choice for nephrotic syndrome is steroid, that is prednisolone. ठीक है, which of the following is the most important priority? ठीक है ना, so सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फ्लूइड बैलेंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन। तो देखो, एक हमारा है फ्लूइड बैलेंस, एक हमारा है इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग्स कि फ्लूइड बैलेंस करो या फिर हाइड्रेशन इंप्रूव करो। सो ए एंड डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, बोथ आर सेम सेम। ठीक है, बचा हमारा बी एंड सी। ठीक है, अब बी एंड सी में हमारा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होगा या फिर इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। देखो, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम लाइक इन प्रायोरिटी, हाउ वी कैन प्रायोरिटी द ऑप्शंस, कि ये पहले करेंगे ये बाद में करेंगे। सो फॉर दैट इट नीड्स प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू गेट एन आइडिया कि हाँ कैसे हमें प्रायोरिटी करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए एंड यू प्रैक्टिस एमसीक्यू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू गेट एन आइडिया। इट्स नॉट कि कोई आपको मैं ऐसे टेक्निक बता दूं कि हाँ ये टेक्निक फॉलो कर लो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, सो ऑफकोर्स इट नीड्स अ हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सो हमने ए एंड डी एलिमिनेट कर दिया बिकॉज बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, फ्लूइड बैलेंस करो या फिर हाइड्रेशन इंप्रूव करो। तो ए एंड डी बोथ आर सेम सेम एंड मैंने आपको क्या बोला, एक ट्रिक कि इफ द ऑप्शन आर सेम सेम हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बी एंड सी है एंड बी एंड सी में आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि ये हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा। रीजन क्या क्या है? 3 रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ऑफ कोर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीनूरिया होता है। सो प्रोटीन का लॉस है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का लॉस है, तो ऑफ कोर्स चाइल्ड को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ गया। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड, बच्चा जो है स्टेरॉइड थेरेपी पे है। यू नो वेरी वेल स्टेरॉइड थेरेपी क्या करता है? स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन है, तो यहाँ से भी बेबी का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ गया। सो 2 रीजन हो गया इन्फेक्शन रिस्क का। एंड थर्ड थिंग कि बिकॉज ऑफ द प्रोटीनूरिया एल्बुमिनीमिया होगा, एल्बुमिन की कमी होगी एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज एल्बुमिन बेबी को क्या हो जाएगा? स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग की वजह से ऑफ कोर्स क्या होगा कि हो सकता है कि स्किन ब्रेकडाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्वेलिंग, स्किन ब्रेकडाउन एंड अगेन क्या हो सकता है? इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। सो देयर इज वेरी 3 लेयर ऑफ इन्फेक्शन की 3, मैंने तो 3 बोला, ऐसे और बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस है। सो ऑफ कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड इन इन्फेक्शन आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप इन्फेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपली हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, राइट? ठीक है, okay, moving to the next questions, that is a child present with vomiting, laboratory results shows a serum sodium level of 150. ठीक है, what is the expected finding? So A है, सबसे पहले तो देखो 150 है, यू नो वेरी वेल 135 से 145 हमारा नॉर्मल सोडियम लेवल होता है। सो इट इज मोर देन 145 मींस की हाइपरनेट्रीमिया। तो सबसे पहले तो हमें हाइपरनेट्रीमिया चूज करना है। तो हाइपरनेट्रीमिया एक ए है, बी है एंड डी है। तो मतलब सी तो हमारा वैसे भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा ए, बी एंड डी। तो ए में अब हमारा दूसरा में क्या फाइंड करना है कि वेदर इट इज हाइपरवोलीमिया, यूवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया। तो यू नो वेरी वेल कि बच्चे को क्या हो रहा है? बच्चे को हो रहा है वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग में क्या होगा? फ्लूइड का लॉस होगा। फ्लूइड का लॉस हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर है, सो पोटेशियम क्या हो गया? बढ़ गया है। सो फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या होगा? हाइपोवोलीमिया होगा। सिंपल, इट इज हाइपोवोलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर।
very simple questions. ठीक है, moving to the next questions, that is a 1-year-old child girl is brought by the mother to the CHC clinic and complains of fever, inability to drink or breastfeed and cough for more than 7 days. According to IMNCI guidelines, which of the following is not considered a general danger sign? And this is the options, and I want you people कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि विच साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन अ डेंजर साइन. सो हमने IMNCI में देखा था 3 चीजें हम करते हैं. वी हैव टू लुक फॉर डेंजर साइन, असेस फॉर द सिम्टम्स एंड असेस फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड अदर फीडिंग प्रॉब्लम्स. तो 3 चीजें हम देखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू डैट हम चाइल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेदर इट इज लाइक कि रेड में हो सकता है, येलो में हो सकता है. सो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से कौन सा डेंजर साइन इंक्लूड नहीं है. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. एंड बस लगे रहो, जमे रहो और अच्छे से पढ़ते रहो. बी मोटिवेटेड. कोई मोटिवेट आपको करने नहीं आएगा, जस्ट ट्रस्ट इन योर गॉड एंड आपको एक मोटिवेशन खुद ही मिलेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.